पंडितों पे जो सवाल जो घमासान मचा पड़ा है उस पे आपकी टिप्पणी चाहते हैं साहब। पंडित अब कर्मकांडी पंडित की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक पंडितों की बात कर रहे हैं कि सत्ताधारी पंडितों की बात कर रहे हैं या शिगुफे छोड़ने वाले पंडितों की बात हम पंडितों उन पंडितों की बात करें जिनकी बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत जी बहुत वरिष्ठ नेता है, संघ की नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए मैं इनके सामने नेता शब्द का उपयोग कर रहा हूँ और जानबूझ के कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है तो तीर निशाने पे लगाना जरूरी है और उसके अनेकानेक अर्थ हैं। पहला निशाना उनका है कि जो रामचरितमानस पे जो सवाल उठा रहे हैं, जी पंडितों ने लिखा, जी पंडितों ने वाचन किया, पंडितों ने जातियां बनाई, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। पंडित अर्धज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं हमारे समाज में, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पता नहीं कहाँ से आ गया, किसने ढाई आकर पढ़े। ये सब कबीरवाद के नाम पे जो धींगा मस्ती जिन्होंने बैठ के की है उस पर डिग्रियां धारी करी वही पंडित है। और हम ढाई आकर प्रेम के पढ़ने वाले पंडित नहीं है। पूरा पढ़ना पड़ेगा, ढाई आकर से काम नहीं चलेगा। विषय विशेषज्ञता होगी तभी विद्वान कहलाए जाएंगे। और ऐसे पंडितों को बचा के रखे, झोला छाप जो विद्वान हैं, बुद्धिहीन विद्वान हैं, उनसे हमारा कोई काम नहीं है। तो मोहन भागवत जी ने अगर पंडितों का संदर्भ लिया है तो वहाँ से है। दूसरा संदर्भ लें तो राजनीति में एक पंडित परिवार पैदा हो गया है जो पीछे, जिसके ना खानदान का पता है, ना जात का पता है, ना समाज का पता है, कुछ पता नहीं, कुल का पता है। पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके दादा गयासुद्दीन गाजी के नाम से जाने जाते रहे हैं इतिहास में। वो लाल किला क्षेत्र के कोतवाल हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जाति बदली और जम्मू में रहे, फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ नहर किनारे रहने लगे, नेहरू कहलाए, फिर वो पंडित मोतीलाल नेहरू बन गए। तो यह भी एक संदर्भ है। मोहन भागवत जी का कहना है कि विद्वानों को और पंडितों को अलग कर ले, जैसे MBBS डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर और झाड़ फूक करने वाले अलग अलग होते हैं। तो ये वहाँ भी हो सकता है। और पीछे चले सत्ता में, इससे पहले किसी पंडित का उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आगे चले इतिहास काल में तो सिर्फ और सिर्फ भीख के नाम पे आश्रय करने वाले, अपना पेट चलाने वाले जो बौद्ध भिक्षु जो काम नहीं करते थे, अपने गुफाओं से लेके निकलो दरवाजों पे आ जाते थे लोगों के और भीख मांगते थे, वो भी पंडित कहलाए। और उन्होंने बहुत सारे कांड किए, उस सनातन को डाउन किया। ये वहाँ के पंडितों के लिए तो ठीक है, बाकी मैं नहीं संदर्भ समझता हूँ कि उन्होंने किसी उचित के लिए किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति जो 4 लाइन नहीं समझ सकता रामचरितमानस की, न उसकी व्याख्या कर सकता है, उन जैसों के लिए भी पंडित शब्द का उपयोग हो सकता है, न कि विद्वान और ब्राह्मण। मेरा यही कहना है कि मोहन भागवत जी ने कहा है, सोच समझ के कहा है, इस पंडित शब्द पे मंथन होगा और जिनको गौर गुरेज और दिक्कत होगी वो इस पर ऑब्जेक्शन देंगे, जिनको नहीं होगी मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो इस पे आपको नहीं लगता ये कुछ राजनीतिक उसको देखते हुए, अभी 2024 को देखते हुए ये सारे बयानबाजियां शुरू हो गई है? बयानबाजी तो होती ही रहती है राजनीति में, तो बयानबाजी नहीं होगी तो राजनीति कैसे चलेगी? नहीं तो संघ की बात अगर कहे, संघ अपने आप को अलग रखता है राजनीति से। हाँ, वो देश की बात को ज्यादा करता है। हाँ, देश की बात कहें, वो विद्वानों को और पंडितों को अलग करना चाहते हैं अपने आप को। संघ का काम है कि विद्वान लोग, तो इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? आप ये नहीं सोचते हो? बीजेपी को क्यों नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। अब सब लोगों को इतना ज्ञान होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती कि बयान देना होता। सब लोगों को ज्ञान है, बहुत लोगों को नहीं, बहुत लोगों को, बड़ी संख्या में नहीं है। अगर ज्ञान नहीं, बड़ी संख्या में नहीं है तो 400 पार कैसे होंगे? हो जाएगा, ये ज्ञान चल रहा है ना। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास जी की चौपाई लेके जातिवाद की राजनीति शुरू करी। अपने वोट जो खिसक गए हैं, मोदी जी के विकासवाद में मायावती जी के वोट बह गए हैं, समाजवादी के वोट बह गए हैं, मुस्लिमों के वोट बह गए हैं,
तो उन सब वोटों को प्राप्ति करने के लिए जातिवाद की राजनीति बिहार के उप मुख्यमंत्री, उप शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों ने ही शुरू की है। जाति गणना के नाम पे उप मुख्यमंत्री ने, फिर उसको गठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने, और अभी उनके शिक्षा मंत्री ने शुरू किया है कि रामचरितमानस जो है जातिवाद का ग्रंथ है। तो रामचरितमानस पे तो बार बार ये टिप्पणियां होती आई हैं। हाँ, तो ये जातिवाद के वोट को प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जातिवादी राजनीति को शुरू करने के लिए, जातिवाद के वोट प्राप्त करने के लिए नीतीश कुमार एंड मंडली और समाजवादी मंडली, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव, ये सब कर रहे हैं जाति की राजनीति। इसीलिए मोहन भागवत ने उस संदर्भ में भी कहा है कि आप देख लो भाई, विकास की बात छोड़ के ये पंडितों पे आके टिके हैं। परिहार जी, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि ये कहीं असर करेगा अब आज की डेट में? क्योंकि आज का युवा काफ़ी जागरूक है, इस तरह की बयानबाजी करके मतलब आपको क्या लगता है कहाँ तक वो लोग? युवा बिल्कुल जागरूक है, युवा बिल्कुल सफल हो जागरूक पाएंगे। है। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताया है, 2014 में जताया, 2019 में जताया। नहीं तो 52 साल के युवा जो हैं हमारे राजनीतिक पप्पू, उनमें विश्वास नहीं जता रहे। हम उम्र तो वो है, लेकिन युवाओं को पता है कि ऐसे से काम नहीं चलेगा। इसलिए युवा बड़ा सोच समझ के अपने वोट के लिए उंगली को आगे कर रहा है, और वो वोट भाजपा की तरफ भी जा रहा है, विकासवाद की तरफ जा रहा है, संस्कृति की तरफ जा रहा है, भारत के स्वाभिमान की तरफ जा रहा है। न कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे मैंने भैंस देखी, मैंने लोगों को चलते हुए देखा, एक ऐसे दिग्भ्रमित व्यक्ति के नाम पे नहीं जा रहा, नहीं जाएगा। अगला सवाल लेते हैं हमारे कुछ भी पूछो में। हम आपसे एक सवाल और ले लेते हैं, जो आपका बजट को लेके क्या कहना है कि इस बार का जो बजट है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो सभी कह रहे हैं कि राजनीतिक आने वाले टाइम का जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए सारा बजट आया है। अक्सर करती है नहीं आया है महाराज, राजनीति में कहाँ आप बात करें बजट की। राजनीति में जो बजट उसको कहा जाता है इलेक्शन को देख के लोक लुभावना बजट होता है, उसको लोक लुभावना बोलते हैं उसको। और यहाँ आपके जितने भी बजट विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि ये बजट जो है लोक लुभावना नहीं है, आकर्षित करने वाला नहीं है, जिसको उन्होंने बोला कि नॉट वेलफेयर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं इंग्लिश में वो, कि ये वेलफेयर वाला बजट नहीं है, लेकिन देश को यथावत चलाने वाला बजट है। उन्होंने कृषि को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, मोटे अनाज को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। जो मोटा अनाज जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है, उसको उन्होंने केंद्र में रखा। और अन्नश्री और इसके नाम से उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी बजट रखा। इसके अलावा उन्होंने रेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान में रखा, सड़क परिवहन को ध्यान में रखा, और अन्य उपक्रम है उनको ध्यान में रखा। तो ये बेशक लोक लुभावना बजट नहीं है, लेकिन 2025 को 24 को ध्यान में रखते हुए भी बजट नहीं है। ये 2030 और 35 को देखते हुए बजट है, यानी सरकार रहे नहीं रहे, बजट की वो योजना लंबे समय तक रहेगी। तो इसलिए लोगों को पता है कि बजट सिर्फ चर्चा करने तक नहीं है, लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला बजट है। मैं तो इससे संतुष्ट हूँ, और जानकार व्यक्तियों को भी संतुष्ट होना ही चाहिए। इसकी कमियां हैं तो दूर की जा सकती है, मद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। अब दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में जो एलजी और केजरीवाल के बीच में विवाद, ये कब रुकेगा? क्यों रुकेगा भाई, क्यों रुकेगा? कैसे मतलब क्या मतलब आप चाहते हैं कि ना केजरीवाल जी काम करें ना एलजी काम करे? प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों ही काम जब आपस में लड़ते रहेंगे तो काम कहाँ होगा? दिल्ली काम कर रहे, दोनों में से एक कोई ना कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तो हंगामा हो रहा है। जब दोनों ही नहीं करेंगे तो कोई हंगामा नहीं। हंगामा, ये हंगामे कौन सा काम होता है, मुझे ये समझाइए थोड़ा। हंगामे में अभी तक कौन सा काम हुआ है? ये दिल्ली की जनता, सुप्रीम कोर्ट ने अभी, दिल्ली की जनता, अगर कल की अगर आपने हेडिंग पढ़ी हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को जवाब मांगा है। कोर्ट का काम नहीं है राजनीति चलाना, आई बात समझ में। कोर्ट का बिल्कुल भी काम नहीं है कि विधानसभा में आके बैठ के करे। अगर उनको इतनी ही चुल मची हुई है, खुजली है, तो चुनाव लड़े ना सुप्रीम कोर्ट के लोग और जज आके। और विधानसभा में बैठे हैं, वो तो काम कर नहीं रहे हैं। जबरदस्ती एलजी को सारे काम देखने पड़ते हैं।
विधानसभा बनाई किस लिए? केजरीवाल जी करे ना काम। तो ये हंगामेदेरी हो रही है, और हंगामेदेही में एलजी को अपने जो उचित निर्णय लेने ही होते इसलिए वो ले रहे हैं, और केजरीवाल काम करने की कम कोशिश कर रहे हैं, हंगामा करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एलजी जो काम करना चाह रहे हैं उसको करने नहीं देना चाह रहे हैं। तो विधानसभा तो है, बजट है, उनके पार्षद हैं, अब तो उनके पास दिल्ली की वो जो है एमसीडी भी आ गई है, अब क्या लेंगे? दिल्ली की तो जनता मेयर तो पूछेगी। बनने नहीं दे रहे। कौन? उनका आरोप है बीजेपी वाले मेयर नहीं बनने दे रहे। भाई केजरीवाल जी खुद मेयर बनाना ही नहीं चाहते हैं। मेयर बनाने के बाद उनके पास संपूर्ण जवाबदारी आ जाएगी, सड़क से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, विद्यालय से लेके, और आखिरी तक की जवाबदारी आ जाएगी। दिल्ली में और कुछ बचता नहीं है। जब पार्षद ही तो सब कुछ है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, पार्षद है सब कुछ। मुख्यमंत्री का काम लेकिन जो हंगामे एक दूसरे के कार्यालयों के सामने खड़े होके किए जा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि दोनों ही नहीं बनाना चाह एक रहे। दूसरे को। बिल्कुल, बीजेपी वाले भी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के पास तो बहुमत नहीं है, क्यों बनाना चाहेगी वो? बीजेपी वाले भी वहां जाके हंगामा काट रहे हैं। उनके आगे हंगामा करेगी नहीं, जब मेयर नहीं बना रहे। ठीक है, और आप वाले वहां बीजेपी के दफ्तर आके हंगामा काट रहे हैं। आप वाले हंगामा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये मंदबुद्धि का विषय है। आप वाले के पार्षद जीते हुए कितने हैं? 132 है ना? बिल्कुल। और बीजेपी के कितने हैं? 132 से कम ही है। कम है, आई थिंक। बहुमत मिल गया ना? हाँ, बहुमत किसे मिला? बहुमत आपके पास है। बस तो वो बनाया अपना मेयर, बात खत्म। भाई वहाँ जो सदन के जो नियम कानून के तहत बनाए, एलजी ने कहा कि जो पहले आमंत्रित वो होंगे, जो उनको शपथ लेने दे, मामला खत्म। अब इनको अपना मेयर नहीं बनाना है, इसलिए बोले हंगामा काट। हंगामा क्यों काटेंगे? आप अपना बोर्ड बनाओ, अपना वो सरकार चलाओ। इस पे आगे क्या होगा? अब 3 बार तो हो चुका है ये हंगामा। अब इस पे तो आगे हंगामा करने का मतलब, हंगामा करने का मतलब ये भी कोर्ट के पास जा रहा है। हंगामा करने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बनाना चाहती। दिल्ली की जनता को वो धोखा दे रही है और उलझा के रखना चाहती किसी तरीके से। ठीक उन 50 दिन की सरकार की तरह केजरीवाल को भागने का मौका चाहिए, बीजेपी के ऊपर ठिकरा फोड़ के, कि देखो बीजेपी करने नहीं देना चाह रही। भाई 132 का आंकड़ा उनके पास में है, बीजेपी के पास उससे कम है। कांग्रेस वाले भी बीजेपी के साथ नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के साथ में। सारे के सारे मुस्लिम हैं, मुस्लिमों का झुकाव बीजेपी की तरफ ना होके आम आदमी की तरफ है। तो आम आदमी पार्टी के पास तो बम्पर समर्थन है, बनाए अपना मेयर। ये तो सामान्य गणित का सवाल है। एक बच्चा भी बता देगा कि 100 में से 51 ज़्यादा होते कि 49, जिसका 51 हो गया उसका बहुमत है, उसका मेयर बनेगा। यहाँ तो 132 है। और तब भी आप सवाल कर रहे हो तो मेरे को तो दया आती है कि लोग ऐसे सवाल लेके क्यों आते। आगे बढ़िए, आपको कुछ पूछना? बिल्कुल, अगला सवाल फिर पूछ लेते हैं आपसे। अब कुछ भी पूछो है तो हम अदानी जी के ऊपर जो चल रहा है, ये इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। भाई क्या है ये मामला? अब आप काहे अडानी जी के पीछे पड़े हो भाई? भाई अदानी जी के पीछे हम नहीं पड़े हैं। इस समय तो पूरा देश का मीडिया इस पे प्रश्न भी पूछ रहा है और जानना भी चाह रहा है कि भाई आखिर कोई काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आप सुर्खियां देख रहे हैं, सुर्खियों में हैं। कहाँ 1 नंबर से 20 से भी पीछे खिसक गए। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। कल शाम तक वो देश के दुनिया के टॉप 10 में थे, 10वें में है। अरे भैया, मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ना। सुप्रीम कोर्ट, फिर यही बात, फिर आप घूम फिर के कोर्ट, जब लोकतंत्र में है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे सदन हैं, इतने सारे वो नियम कानून है, फिर भाग के सीधे कोर्ट, वो कोर्ट से देश चला लो। फिर आपने कल वाली तो बता दी, लेकिन परसों वाली बात नहीं मानी आपने। जो परसों वो नीचे खिसक के जब पीछे चले गए थे तब। ये तो व्यापार है। व्यापार किसी दिन 4 गुना, तो किसी दिन 2 गुना, किसी दिन नहीं कुछ है। व्यापार है, अप डाउन होता रहेगा। ये कोई बहुत बड़ा विषय हो गया क्या? नहीं, तो जिस तरीके के उसमें आरोप ये लोग लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है आरोप? मेरे को बताएं। विपक्ष लगा रही है, और कौन लगाएगा? कौन सा विपक्ष? भाई कौन सा विपक्ष? आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं विपक्ष है कौन सा। आपको नहीं पता इस बात में? ये तो कोई विपक्ष योग्य नहीं है, बुद्धिहीन लोग। योग्य नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे नहीं नकार सकते हो। विपक्ष है ना, तो अपनी भूमिका निभाए ना। क्या मतलब? एक मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि विपक्ष नहीं है?
अयोग्य विपक्ष है, अयोग्य है, बिल्कुल सवाल अयोग्य, करना बिल्कुल अयोग्यता है, अयोग्य, बिल्कुल अयोग्य। सवाल करना अयोग्यता है, आपका कहने का मतलब। सवाल संदर्भ में करें तो ठीक है, अभी आप मेरे से सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, और आप निरर्थक सवाल करेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, निरर्थक नहीं है, यहाँ पर तो सार्थक। अर्थ भी है, सार्थक भी है, सब तरह से विपक्ष का तर्क विपक्ष का काम है, सदन चल रहा है, सदन में वो सवाल करे, अपने साक्ष्य लेके आए, अडानी के खिलाफ अगर कुछ है तो लिखित में देना। क्या आपके विपक्ष के जो विपक्ष के जो चिरकुट नेता है, जेपीसी बनाने में विपक्ष के जो चिरकुट नेता है, उन्होंने कोई तथ्य रखे सदन के बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो शुक्र करिए कि नरेंद्र मोदी के सदन में जेपीसी की मांग वो कर रहे हैं, तो शुक्र करिए कि नरेंद्र मोदी के सदन में आपके चिरकुट विपक्ष ने सवाल रखे। अगर ये राज्यसभा के उच्च सदन में रखे गए होते तो जो सवाल रखने के लिए वहां सबसे पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद वहां पे वो रखने होते तथ्य, नहीं तो माननीय धनखड़ जी उनको 6 महीने के लिए बाहर कर देते। नहीं, जेपीसी की मांग तो बराबर करते आ रहे हैं, किसी भी मामले में जेपीसी की मांग कर लो, किसी भी मामले नहीं है। बोला क्यों जेपीसी की मांग कर लो, पूरे देश की बात है। कुत्ता भौंका क्यों जेपीसी की मांग कर लो, जेपीसी के लायक तो होना चाहिए ना। अरे क्या पूछना चाहते हैं आप अडानी से जेपीसी के लिए? अडानी कारोबार ना करे भारत में, अडानी अपना जो थर्मल पावर प्लांट है उनको बंद कर दे, आपके लिए बिजली का संकट खड़ा हो जाए, आपके सीमेंट उद्योग को बंद कर दे, आपके लोएस को बंद कर दे, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बंद कर दे। मतलब यही चाहते हो। तो और ये आप सिर्फ इसलिए चाहते हो कि कांग्रेस के समर्थन पे, आप सिर्फ इसलिए चाहते कि कांग्रेस के समर्थन पे हिडनबर्ग जो काम कर रही है, जो एजेंडे के तहत किसी कंपनी का जो है शेयर गिरा रही है, तो आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब तो मतलब ये सिर्फ सबको सारा कुछ एक को दे दिया जाए, बाकी सब हिडनबर्ग होता कौन है? बाकी देश में संप्रभु राष्ट्र है, बाकी देश में क्या दूसरे भारत कोई व्यापारी नहीं है? भारत संप्रभु राष्ट्र है, कह रहा हूँ क्या हिडनबर्ग से नहीं चलता भारत। वही वाली बात है। मतलब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सारे धंधे, सारे व्यापार के जो कहीं से भी हमारा वो है उपक्रम कह लो या कुछ भी, वो सारे के सारे उठा के एक ही बंदे को पकड़ा के, क्या ये रिस्की नहीं है? कौन सा एक बंदा? अदानी जी को दिए जा रहे हैं, जैसा वो लोग कह रहे हैं, जैसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने तो एक में मैं ये बात खारिज कर दिया कि वो चिरकुट है, उनको नहीं। क्या आपने पहले वाली सरकारों में विप्रो जो काम कर रहे थे, विप्रो का काम क्या बताइए? विप्रो को सबसे बड़े बड़े टेंडर मिले थे, विप्रो के एसेट्स क्या है बताइए? आपने कभी नाम सुना विप्रो का? सुना क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कौन है विप्रो? बताएं आप। अरे आप बताइए ना, आपसे सवाल है अभी। तो विप्रो भी काम कर रही है, टाटा भी काम कर रहा है, अडानी भी काम कर रहा है, रिलायंस भी काम कर रही है, अंबानी भी काम कर रहे हैं, अनेक लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ अडानी काम नहीं कर। हाँ, अडानी का काम जो है सबसे तेज गति से है, सबसे स्पष्ट है, सबसे वृहद है। तो आपका ले दे के सारा जो है पर्चा अडानी के नाम पे फट रहा है। क्यों फटना चाहिए भाई? सारे बैंकों का ब्यौरा अडानी के साथ, LIC का ब्यौरा अडानी के साथ, सारी PSU का अगर कोई पैसा है वो भी अडानी के साथ, तो ऐसा क्यों? मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अडानी जी से शायद इलेक्ट्रोल बॉन्ड कम मिल रहे हैं। मेरे को तो ऐसा एक विषय लगता है और कुछ नहीं, कि पहले उन्होंने अडानी और अंबानी दो नाम हुआ करते थे, अब अंबानी का नाम इसलिए हटा दिया है कि प्रेशर में आके, दबाव में आके अंबानी ने कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको दे दिए होंगे, बस बंद हो गए। तो अडानी जी से भी वो प्रेशर में लेके जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है चाहते हैं, जो होता है ना राजनीतिक चंदा वो। और अडानी जी नहीं देंगे तो नहीं देंगे भाई, उनकी मर्जी है, वो मर्जी पड़े उसको दे। और क्या क्या उखाड़ लेंगे आप और आपकी कांग्रेस? उनकी तो अफ्रीका में माइनिंग है। और फिर अडानी इतना गंदा आदमी है, इतना घटिया आदमी है, तो तुरंत निर्वाचित कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल में है, अंबुजा सीमेंट में कैसे काम कर रही है, कैसे आपके सुक्खू साहब उनके लिए वेलवेट और रेड कारपेट बिछाए हुए, काहे को अशोक गहलोत उनको थर्मल और सौर ऊर्जा के लिए पूरा जोधपुर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र दे दिया, काहे आपके जो भूपेश बघेल जी जो है छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग के लिए अडानी जी को बुला रहे हैं। या तो ये हाथ और ये हाथ दोनों साफ रखे। अडानी जी के अशोक गहलोत के साथ फोटो आएंगे तब क्या बोलिएगा? फिर अडानी जी के भूपेश बघेल के साथ फोटो आएंगे तो क्या बोलिएगा?
अडानी जी फोटो के तो सुख मोदी दुख- जी के साथ भी हाँ, आ रहे हैं तो उनके। भाई ठीक है ना, 3 लोगों के साथ और आने फोटो- चाहिए ना। मैं फोटो- मैं फोटो तो समर्थन मोदी कर रहा जी हूँ के ना। साथ भी आ रहे हैं, मोदी उस जी पे वाला आप फोटो क्या क्यों कहेंगे? दिखाया उन्होंने? यानी राहुल गांधी बुद्धि में चिरकुट है, मंदबुद्धि है, विपक्ष जीरो है। एक फोटो दिखाया, 3 फोटो और क्यों नहीं दिखाते? और यहाँ तक ममता बनर्जी का क्यों नहीं दिखाता? भाई सभी लोग अडानी जी को बुलाना चाह रहे हैं, तो अडानी जी इतने खट्टे हैं, इतने गंदे हैं, इतने घटिया हैं, तो फिर भैया काहे उनको राज्यों में बुला रहे हो आप? चलिए परिहार जी, बहुत ये- लंबा सेशन हो गया। अब अगली बार फिर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।